नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए एक नजर डालते हैं आज की बड़ी खबर पर। डिंडीगढ़ पहाड़ पर दो गुटों में मारपीट, अस्पताल में भी हुआ हंगामा। 5 से 6 लोगों के घायल होने की सूचना। विधायक अबू आसिम आजमी ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस जांच में जुटी। भिवंडी तालुका के डेंडीगढ़ पहाड़ पर रविवार को दो गुटों के बीच किसी बात को लेकर जमकर मारपीट हो गई। घटना में 5 से 6 लोगों के घायल होने की जानकारी सामने आई है। घायलों को उपचार के लिए भिवंडी उपजिला अस्पताल ले जाया गया, जहां दोनों पक्ष एक बार फिर आमने सामने आ गए और हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। रविवार की छुट्टी के चलते डिंडीगढ़ पहाड़ पर बड़ी संख्या में युवक घूमने पहुंचे थे। इसी दौरान पहाड़ की ओर जा रहे कुछ युवकों को कथित तौर पर रास्ते में रोकने के बाद दोनों पक्षों के बीच कहासुनी शुरू हुई। एक पक्ष की ओर से युवकों के पास चिकन होने का आरोप लगाया गया, जबकि दूसरे पक्ष का आरोप था कि कुछ दोपहिया वाहन रास्ते में आड़े खड़े कर उन्हें आगे जाने से रोका गया। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ा और दोनों पक्षों में मारपीट हो गई। घटना में घायल युवकों को भिवंडी उपजिला अस्पताल लाया गया। पुलिस ने दूसरे पक्ष के युवकों को भी मेडिकल जांच के लिए अस्पताल भेजा था। इसी दौरान अस्पताल परिसर में दोनों पक्ष फिर आमने सामने आ गए और दोबारा मारपीट एवं हंगामा शुरू हो गया। पुलिस ने तत्काल हस्तक्षेप करते हुए दोनों पक्षों को अलग किया और स्थिति को नियंत्रित किया। अबू आसिम आजमी ने लगाए गंभीर आरोप। समाजवादी पार्टी के विधायक और प्रदेश अध्यक्ष अबू आसिम आजमी ने घटना को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। आजमी के मुताबिक कुछ मुस्लिम युवक चंडीगढ़ पहाड़ पर घूमने गए थे, जहां कथित तौर पर उन्हें रोककर मारपीट की गई और जय श्री राम का नारा लगाने के लिए दबाव बनाया गया। आजमी ने आरोप लगाया कि युवकों पर हाथ में मांस लेकर मंदिर में डालने आने का आरोप लगाते हुए उनके साथ मारपीट की गई। उन्होंने दावा किया कि करीब 30 से 40 लोगों ने युवकों को घेर कर खींचा, जिसमें कुछ युवकों के सिर में चोट आई और हाथ पैर में भी चोटें लगी। आजमी ने मोबाइल फोन और पैसे छीनने तथा आपत्तिजनक भाषा के इस्तेमाल का भी आरोप लगाया। आजमी ने पुलिस और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा कि यदि लगाए गए आरोप जांच में सही पाए जाते हैं तो आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में कार्रवाई की जानी चाहिए। अस्पताल में हुई मारपीट पर भी प्रतिक्रिया। अस्पताल परिसर में हुई दूसरी मारपीट को लेकर आजमी ने कहा कि शुरुआती घटना में युवकों की कथित पिटाई के बाद उनके साथियों में आक्रोश था और इसी प्रतिक्रिया में अस्पताल में मारपीट हुई। उन्होंने कहा कि अस्पताल में हुई घटना को भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन पूरे मामले की जांच दोनों घटनाओं को जोड़कर निष्पक्ष तरीके से होनी चाहिए। आजमी ने यह भी कहा कि पुलिस ने मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है और उन्होंने सरकार से भी दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से शिकायत दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू है। भिवंडी तालुका पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस जांच पूरी होने के बाद ही मारपीट की वास्तविक वजह, आरोपों की सत्यता और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ होने वाली कार्रवाई की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आसिम भाई, आज अब भिवंडी शहर है, क्या मामला है? नहीं, देखिए ऐसा है कि कुछ बच्चे, आज संडे का दिन है, बरसात का दिन है, अच्छा मौसम अच्छा है। कुछ बच्चे जो है वो अपना शांति नगर में, जहाँ पहाड़ी पे दिंदीगढ़, हाँ वहाँ गए घूमने के लिए। 4-5 बच्चे, नौजवान बच्चे घूमने गए। वहाँ पर कुछ लोग खड़े हैं वहाँ पर और इनको इतना बुरी तरह मारा कि मुसलमान है, तुम नारा लगाओ, जय श्री राम का नारा लगाओ। और हाथ में गोश्त लेकर आए, बोले ये तुम लोग यहाँ मंदिर में गोश्त डालने आए थे। ये गोश्त नहीं पकड़ रहे हैं, मार मार के हाथ तोड़ दिया, तुम गोश्त पकड़ो। सर में चोट है, ऐसी बुरी तरह मारा इन लोगों को। और एक दो नहीं, 30-40 लोग, उसमें एक लेडी भी है। और बोल जय सिया राम, हम सब जो है ना बजरंग दल के लोग हैं। कैसे 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 गाल एक मिनट होल्ड करो। हेलो, आपको खबर होगी ना? हाँ सर आप बहुत सीरियस लीजिए सर। ये तो दो कम्युनिटी के अंदर झगड़ा कराने वाली बात थी और बहुत बुरी हालत है। सर टूट गया, हाथ टूट गया, रॉबरी हो गई। ठीक है सर, ठीक है सर, मैं कर रहा हूँ पूरा फिर से। नहीं ठीक है। तो घूमने गए बच्चे वहाँ पर, उनको बुरी तरह मारा। यानी लगता है कि इस देश में एक ऐसी नफरत का माहौल पैदा कर दिया बीजेपी और आरएसएस के लोगों ने कि मुसलमान होना गुनाह हो गया है। 40-40 लड़के मिलके गुंडागर्दी कर रहे हैं और वहाँ उन्होंने एक टोल लगा के रखा है। जो भी गाड़ी जाएगी 40 रुपये उनसे, तो कुछ पैसे 400 या 40 रुपया उनसे लिया, 40 रुपया लिया जा रहा है। गुंडागर्दी कोई देख नहीं रहा है इसको। और इनके पहले भी इनके ऊपर केसेस रजिस्टर हो चुके हैं। बच्चों के बुरे हालात हैं, पूरी फैमिली चिल्ला रही, करा रही है। आप गोश्त लाके उनके हाथ में डाल रहे हो कि मंदिर में डालने गए थे। यानी आप एक हिंदू मुस्लिम का झगड़ा कराना चाहते हो। इस देश में यही चल रहा है। मैं समझता हूँ कि बहुत सीरियस मैटर है, इस पर बहुत ही सख्ती के साथ केस होना चाहिए। मैंने देखा कई जगहों पर लोगों ने पत्थर चलाया, में 307 हुआ है। यहाँ पे तो सर फट गया है, यहाँ पर तो एकदम जबड़ा फट गया, कान फट गया है उनका, हाथ पैर टूट गए हैं, हाथ की उंगलियाँ
बिल्कुल हो गया, मोबाइल को चकनाचूर कर दिया, जितने पैसे थे मार के छीन लिया, मुस्लिम कम्युनिटी को गाली दिया। मैं समझता हूँ, मैं सरकार से निवेदन करूंगा, इस केस को इजी नहीं, बिल्कुल सख्ती के साथ होना चाहिए और ऐसे लोगों को समाज में रहने का कोई हक नहीं है। इन पे अगर केसेस हैं तो इनको फौरन इनके ऊपर यूएपीए लगाया जाए, इनके ऊपर जो है दंगा भड़काने का वो लगाया जाए और उनकी जमानत जल्दी होना नहीं चाहिए। सर, आप तालुका पुलिस के सीनियर वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक से मिले, क्या बात? नहीं, उन्होंने वादा किया मुझे कि आप बिल्कुल कोई एकदम निष्पक्ष काम होगा, हम अच्छी तरह से उस पर केस करेंगे। हम देख लिया अच्छी तरह से और अभी फ़ोन आया मुझे एसएसपी साहब का, उन्होंने भी ये कहा है कि बिल्कुल कहीं भी कि ढीलापन नहीं छोड़ा जाएगा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त केस होगा। मैं देखता हूँ क्या होता है, अगर कुछ इसमें ढीलापन हुआ तो मैं फिर सीएम को पकड़ूंगा। सर, अभी एक चीज़ और आपने अंदर बात की है कि जब 5 जो घायल थे अंदर के लोग वो आईजीएम हॉस्पिटल में एडमिट थे, तो तालुका पुलिस स्टेशन के कुछ अधिकारियों ने 2 उन लड़कों को भी वहाँ लेके पहुँच गए जो मारने में थे। उस पर आप देखिए ऐसा है ना कि जहाँ 30-40 लोग मार रहे हों, 4-5 लोग मार खा रहे हों, उसमें वो लोग मारेंगे कैसे किसी को? लेकिन जानबूझकर के आफ्टर थॉट कि भाई मैं भी थोड़ा कुछ अपने आप को मार दिखा दूंगा और मेरे पे मैं जो केस उनके खिलाफ कर दूंगा। पुलिस का कहना है कि हमें नहीं मालूम था कि वहाँ पे लोग जमा है वहाँ पे इस वक्त, और वहाँ लेके चले गए वो लोग। तो लोग गुस्से में थे, एक्शन का रिएक्शन होता है, लेकिन इस तरह से वहाँ उनको ले ही नहीं जाना चाहिए, पहले पता लगाना चाहिए। और ये जानबूझ करके वो लोग भी एक एफआईआर करना चाहते हैं उन लड़कों पे कि इन लोगों ने हमको मारा, जबकि बिल्कुल गलत है ये। चलो, संडे छुट्टी थी हम लोग की, हम लोग इसके लिए पहाड़ी पे घूमने के लिए गए थे। हम लोग ऊपर जब पहुंच गए ना, तो एक बंदा मिला हम लोग को और ज़बरदस्ती का हम लोग के ऊपर चढ़ रहे और बोलते हैं कि जेब में क्या है चेक कराओ। उससे थोड़ी बहस वगैरह हुई। हम लोग सोचे यहाँ पे रहना सेफ नहीं, हम लोग निकलते हैं यहाँ से। ऐसे सोच के हम लोग नीचे उतरे तो हम लोग से पहले वो भागते भागते आगे बैरिकेड लगा दिया और हम लोग के साथ में एक दोस्त लोग थे, उन लोग निकल गए बैरिकेड से। हम लोग को रोक लिया और हम लोग को चाकू दिखा के बोलते कि आगे बढ़ना नहीं, और अपने बहुत सारे बंदे लोग को बुलाया उसने। 25-30 बंदे से ज़्यादा थे और सब जो आ रहा था सब लाइन से मिल के मार रहे थे रॉड से। पूरे पैर पे मारे, लात वात से, घूसे से, जैसा समझ में आया उन लोग को वैसा मारे हम लोग को। गोश्त भी दिया गया कुछ? हाँ, हम लोग के हाथ में जबरदस्ती पन्नी दे रहे थे गोश्त की और बोलते इसको पकड़, और वीडियो बना रहे थे कि लोग मंदिर में रखने के लिए आए थे, ये सब बोल रहे थे। मुंबई के मलाड में सावन के फुहारों के बीच सजी उत्तर भारत की समृद्ध लोक संस्कृति की एक यादगार शाम। मौका था कजरी संगीत संध्या का, जहां सुरों ने मौसम में मिठास घोल दी और उत्तर भारत की लोक परंपरा की खूबसूरत झलक देखने को मिली। शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन के अध्यक्ष एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता राम कुमार पाल की ओर से आयोजित इस विशेष कार्यक्रम में राजनीति के अलग अलग दलों के वरिष्ठ नेताओं से लेकर बड़ी संख्या में आम लोग शामिल हुए। कजरी के पारंपरिक गीतों ने ऐसा समा बांधा कि हर कोई झूम उठा। सावन, झूली, हरियाली और कजरी के मधुर बोल। उत्तर भारत की लोक संस्कृति में कजरी सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि सावन की भावनाओं, प्रेम और लोक जीवन की खूबसूरत अभिव्यक्ति है। मुंबई के मलाड में आयोजित इस विशेष उत्तर भारतीय सावन कजरी संगीत संध्या में इसी लोक परंपरा का रंग देखने को मिला। कार्यक्रम का आयोजन राम कुमार पाल ने किया। कजरी के पारंपरिक गीतों की प्रस्तुतियों ने मौजूद लोगों को उत्तर भारत की मिट्टी और संस्कृति से जोड़ दिया। सैकड़ों की संख्या में पहुंचे लोगों ने कजरी का आनंद लिया और कलाकारों की प्रस्तुतियों पर जमकर तालियां बजाई। इस अवसर पर अलग अलग राजनीतिक दलों के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे। इनमें चंद्रकांत त्रिपाठी, पूर्व मंत्री रमेश दुबे, पूर्व मंत्री संजय निरुपम, शिवसेना के राष्ट्रीय प्रवक्ता आनंद दुबे, ओबाठा प्रवक्ता जितेंद्र सिंह, भाजपा प्रवक्ता रानी द्विवेदी और रंजू झा सहित कई गणमान्य लोग शामिल हुए। खास बात यह रही कि मंच पर भले ही अलग अलग राजनीतिक विचारधाराओं के लोग मौजूद थे, लेकिन उत्तर भारत की संस्कृति और कजरी के रंग ने सभी को एक सूत्र में बांध दिया। नेताओं और उपस्थित लोगों ने रामकुमार पाल की इस पहल की सराहना की और कहा कि मुंबई जैसे महानगर में उत्तर भारत की लोक परंपराओं को जीवंत रखने का यह प्रयास बेहद सराहनीय है। कजरी की धुन पर झूमते लोग, तालियों की गूंज और सावन के गीतों से गुलजार हुआ पूरा माहौल। कार्यक्रम में शामिल लोगों ने राजकुमार पाल को इस शानदार आयोजन के लिए बधाई दी और उम्मीद जताई कि उत्तर भारत की संस्कृति, लोकगीत और परंपराओं को आगे भी इसी तरह मुंबई में मंच मिलता रहेगा। कुल मिलाकर मलाड की यह शाम सिर्फ संगीत की शाम नहीं रही, बल्कि उत्तर भारत की संस्कृति, परंपरा और भाईचारे का उत्सव बन गई। सावन की कजरी ने मुंबई में उत्तर भारत की मिट्टी की खुशबू बिखेरी और लोगों के दिलों में उमंग और हर्ष का रंग भर दिया। रामकुमार पाल की ओर से इस पहल को लोगों की भी शुभकामनाएं इस बात का संदेश है कि संस्कृति की कोई राजनीतिक सीमा नहीं होती, सुर और परंपरा सभी को एक साथ जोड़ने का काम करते हैं।
शौर्य वेलफेयर फाउंडेशन मुंबई के द्वारा आयोजित इस रंगारंग कजरी में उपस्थित हुए सभी लोगों का हम अभिनंदन करते हैं। और जो आयोजक हैं रामपाल भैया और देवेंद्र तिवारी भैया, दोनों जन को बहुत बहुत बधाई साधुवाद देते हैं कि जैसे किसी नदी पर बिना पुलिया के पुल नहीं बन सकता, उसी प्रकार अगर आयोजक न हो तो कोई कार्यक्रम सफल नहीं हो सकता। आयोजकों ने बहुत अच्छे कार्यक्रम की यहाँ पर आयोजन रखा। उसमें मुंबई शहर से जुड़े हुए सभी महान हस्तियों को उन्होंने बुलाया, उसमें हम सब भी आए। सभी को बहुत अच्छा लगा, सभी को हमने बातचीत की, सभी के साथ मुलाकात की, दो शब्द हमने भी कहे। तो ऐसे कार्यक्रमों से महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश की जो मित्रता और घनिष्ठ होती है, क्योंकि ये वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की भूमि है। ये हमारे प्रेरणा स्रोत धर्मवीर छत्रपति संभाजी महाराज की भूमि है। उनके मित्र हुआ करते थे कवि कलश एक बहुत बड़े कवि थे और छत्रपति संभाजी महाराज स्वयं एक बहुत अच्छे कवि थे। तो ऐसे महाराष्ट्र में कविता होना, गीत संगीत होना, सांस्कृतिक कार्यक्रम होना, कजरी होना, ये दिखाता है कि इस समाज में बहुत सारे लोग जागरूक हैं, बहुत सारे लोग अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं। तो हमें लगता है ये भारत, नया भारत, इन सब चीज़ों को हमारे जो जेनजीज हैं, हमारे जो अल्फा हैं, ये सब इनको सीखेंगे, इनको देखेंगे और आने वाले समय में यही परंपरा को देश आगे बढ़ाता रहेगा, निरंतर आगे बढ़ाता रहेगा। एक अद्भुत संगम देखने को मिला। इस पारंपरिक पूर्वांचल की जो संस्कृति है, कजरी महोत्सव, उस कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए सर क्या कहना? देखिए, ये लोगों का प्यार है कि जिसको हमने कहा, हम और राम भाई जिसको हमने कहा, वो सभी लोग यहाँ पर आए। तो मैं सभी लोगों का बड़ा आभारी हूँ कि हमारे इस कार्यक्रम को सब आके सफल बनाए। मुझे बड़ी खुशी है। और कजरी हमारा एक उत्तर भारतीय समाज के एक लोकगीत है, श्रावण के महीने में गाया जाता है। तो लड़कियां अपने नैहर जाती हैं तो वहाँ नैहर में गाना कजरी गाती हैं, झूला झूलती हैं। तो आज इस कार्यक्रम में मुझे और सभी लोगों को बड़ा आनंद मिला। रामकुमार पाल और देवेंद्र तिवारी ने जो तरह से पूर्वांचल की संस्कृति कही जाने वाली कजरी महोत्सव का कार्यक्रम किया है, इस कार्यक्रम में सर आपको आगे कैसा लगा, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एक बात बताऊं, मैं झूठी तारीफ किसी की नहीं करता, लेकिन जो दो नाम आपने लिया है ना, राम भाई का और देवेंद्र तिवारी का, इनके नाते अपनी पूर्वांचल की संस्कृति यहाँ जीवंत रखने का काम करने वालों में अग्रणी लोग हैं ये, जिनको जितना साधुवाद दिया जाए उतना। पांडे जी क्या कहना चाहेंगे? सर आप उत्तर प्रदेश से चल के आए हैं। ये मैं आयोजक को बधाई देता हूँ। एक तो ये गावटी गमछा हमारे बनारस का है और ये सबके गले में उन्होंने डाल करके काशी को यहाँ बुला लिया है। और कजली हमारा जो है पूर्वांचल का सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम है, सावन का महीना है। मैं बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ तिवारी जी को, इसी तरह से बनारस काशी को बम्बई से जोड़ा करें और आप सभी लोग खुशी से इसको कजली को मनाया करें। अच्छा, आखिर मुंबई में जो उत्तर भारतीय प्रवासी समाज के लोग हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? इसके लिए उत्तर भारतीय प्रवासी समाज के जो लोग मुंबई में रहते हैं और ऐसे कार्यक्रम करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, मतलब जो हमारा तो कल्चर है कि एक सौहार्द सबके साथ जुड़ा रहे। और जो प्रवासी यहाँ हो गए हैं वो खाली यहाँ प्रवासी न रहे, वहाँ से यहाँ दोनों के रिश्ते को जोड़े रहे। वो इतना भी पलायन प्रवासी न हो जाए तो वहाँ सुना हो जाए। तो जहाँ से हम आए हैं वहाँ भी और यहाँ भी दोनों के कल्चर को हम जब जोड़ेंगे तभी हमारी भारतीय संस्कृति मजबूत होगी। कौन सा विधानसभा था? मैं जितने भी हमारे बड़े बुजुर्ग आए, पिता समान जो सांसद संजय निरुपम, रमेश दुबे जी, चंद्रकांत त्रिपाठी जी, जितने भी लोग आए उनका आभार व्यक्त करूंगा कि अपनी संस्कृति और अपनी माटी को हम लोग कई वर्षों से इस कार्यक्रम कर रहे हैं। और कजरी और सावन के समय ये आयोजन यहीं पे कई वर्षों से हो रहा है और उसमें हमारे सारे लोग आए। आपने देखा कि मीरा भाईंदर से भी आए, सभापति भी आए, वो सब। तो ये सब एक प्रेम की कड़ी होती है के तहत आए हैं। और जैसे कि फटाकड़ा होता है लच्छेदार तो ज़्यादा बचता है, उसी तरह ये दर्शन आपको हुआ है और आप शुरू से हैं। तो मैं सभी का धन्यवाद अदा करना चाहूँगा। और ये शौर्य फाउंडेशन हमारी खास विशेष ये बनी है कि इसका हेतु बताना चाहूँगा। जैसे कि मुस्लिम लोगों में एक हलाल है, उसका आज 8 ट्रिलियन की इकोनॉमी है और वो सिर्फ अगर आप कभी वेबसाइट पे जाके देखोगे तो मुसलमानों को आतंकी हो, रेपिस्ट हो, कुछ भी हो, उसको छुड़ाती है।
तो ये जानकारी एक तो जनता में जानी चाहिए, और हम इस फाउंडेशन से जो भी हमारे 1000 सदस्य हैं उसको हम कोर्ट की फीस वकील देते हैं और कोर्ट की फीस देके छुड़ाने का प्रयास करते हैं। उसी के लिए शौर्य फाउंडेशन बना है। एक सांस्कृतिक एकता के लिए हुई है। इससे शौर्य फाउंडेशन क्या लोगों को मालूम पड़ता है, लेकिन हमारा इस शौर्य फाउंडेशन का हेतु है कि लीगल हेल्प देने के लिए इसको बनाया गया है। और मैं और देवेंद्र तिवारी इसको चलाते हैं, और जितनी हो सकते हैं हेल्प हम लोग करते हैं, लेकिन सिर्फ लीगल। और उसमें से कोई ऐसी दूसरी कोई चीज़ का कार्य, जैसे कार्यक्रम का खर्चा है हम पॉकेट से करते हैं, सौर फाउंडेशन नहीं करते। सौर फाउंडेशन में किसी ने भी दिया है तो वो लीगल हेल्प में ही जाएगा, यही इसका हेतु है। आपको सर फाउंडेशन की बात हुई, इसके अलावा आप दर्जनों से अधिक तमाम सामाजिक संस्थाओं में राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। अभी हाल में आपको विश्व हिंदू रक्षा परिषद का महाराष्ट्र प्रवक्ता बनाया गया। ये सब चीज़ों को लेकर के अयोध्या तक आप एक सनातन प्रेमी राम भक्त हैं। ये सब चीज़ों को सर किस तरह मैनेज करते हैं, और जिस तरह सब समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी बढ़ रहे हैं, उसको लेकर सर? तो ये तो देखिए, मैं मलाड़ में ही पैदा हुआ, और भगवान ने मलाड़ में ही मेरे को अच्छी खासी ज़मीन दी। अभी बच्चे बिजनेस संभाल रहे हैं। मुझे कुछ रेवन्यू आती है तो उसका मैं दुरुपयोग नहीं करते हुए सदुपयोग करता हूँ और इस सब कार्यों में लगाता हूँ। आज करीबन 10 साल से मेरा नियत भंडारा अयोध्या में चलता है, जहाँ पे कम से कम 500 लोग रोज नित्य भंडारा करते हैं। हनुमान गुफा मंदिर, तिलक गेट के नीचे, लता मंगेशकर चौक के बाजू में। तो ये हमेशा चलते आ रहा है वहाँ से, और इसी तरह साधु संगत रही है, और संगत का असर होता है, ये बहुत ही जरूरी है। अगर रात में कोई बाहर रहेगा तो सबको रात वाले लोग मिलते हैं, और कोई अच्छा आदमी खड़ा होगा तो कोई पिया हुआ आके चढ़ा देगा। तो वो एक मेरा नियम है, समय पे घर जाना। रामपाल जी, एक आखिरी सवाल, आपके एक फोन, एक मैसेज, एक इन्विटेशन पे तमाम अलग अलग राजनीतिक पार्टियों के लोग भी आपके कार्यक्रम में आते हैं, तो कितनी खुशी होती है कि आपके रिश्ते बहुत गहरे हैं लोगों से। देखिए, ये सादर सेवा जो है और जो अपना समर्पण है, हम भी उनके इसमें रहते हैं। और इतने बुजुर्ग हैं जो चला नहीं जाता था तो भी आए। रमेश दुबे जी, आप देखें, वो पूर्व सांसद, पूर्व खासदार, पूर्व मंत्री, और किस तरह से प्रेम करते हैं। तो ये मेरी सेवाओं का फल है, और ये एक आदर्श होगा, जो आप बोओगे वही काटोगे। होटल में चावल खाते चूहे का वीडियो वायरल, स्वच्छता पर उठे सवाल। नालासोपारा ईस्ट के वाकनपाड़ा इलाके में आज एक होटल को चौंकाने वाला वीडियो सामने आया है। वीडियो में होटल के टेबल पर रखे चावल को एक चूहा खाते हुए दिखाई दे रहा है। बताया जा रहा है कि मामला तबेला चाय जमजम बिरयानी होटल का है। ग्राहकों के लिए भोजन तैयार कर बेचने वाले होटल में इस तरह चूहों के खुलेआम खाने पर बैठना खाद्य पदार्थों की स्वच्छता और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। वीडियो सामने आने के बाद नागरिकों में नाराजगी है। लोगों का सवाल है कि होटल में खाद्य पदार्थों को जिस तरह रखा और सुरक्षित किया जाता है तथा साफ सफाई के मानकों का कितना पालन किया जा रहा है। अब देखना होगा कि खाद्य एवं औषधि प्रशासन यानी एफडीए या स्थानीय प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेकर संबंधित होटल के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। नागरिकों ने मांग की है कि ग्राहकों के स्वास्थ्य से जुड़े इस मामले की तत्काल जांच की जाए और दोषी पाए जाने पर उचित कार्रवाई की जाए। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। अब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।